सबसे पहले मेजर जनरल AK सिवाच जी, आपके पास हम आएंगे। भारत की कूटनीतिक जीत माने इसे? इसमें किरण कोई शक नहीं कि भारत की बहुत कूटनीतिक जीत है। देखो, भारत ने ये अभी नहीं है, पहली बार जब हमने हाफलिंग जो एक प्रकार से जो भी कोई वीआईपी आता है लास्ट अबाउट 10 साल से, उसको बता दिया है कि वो पहले एक फैशन था कि जब भी भारत के पास कोई आता था, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट भी और सऊदी अरेबिया के जो रूलर भी, वो फिर पाकिस्तान जाते थे। मगर इसको हमने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। भारत के लिए अगर आ रहे हैं तो भारत के बाद वो वापस जाएं और या दूसरे देश में जाएं, ना कि पाकिस्तान। इसका मतलब ये बताने की कोशिश किया है कि भारत के साथ पाकिस्तान को आप क्लब नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का दर्जा भारत के दर्जे के बराबर नहीं है और ना ही भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो टेररिज्म को एक प्रकार बढ़ावा देता है। आतंकवाद के वहां पर ठिकाने हैं, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे। तो मुझे लगता है चाहे वो बाराक ओबामा हो या आपके सऊदी अरेबिया के जो एक प्रकार से रूलर थे वो हो, या अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनको ये बात समझ आ गई। इससे एक और चीज होती है किरण, ये दिखलाता आपकी नेशनल पावर कितनी, आपकी कैपेबिलिटी क्या, आपकी इकोनॉमी की पावर कितनी, आपकी मिलिट्री पावर की है, आपका जो लीडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका क्या दर्जा है वर्ल्ड के अंदर। तो ये सच्चाई है कि, और सच्चाई एक और भी है किरण, कि ये एक डिक्लेयर कर दिया था इंडोनेशिया ने बाय एंड लार्ज कि वो पाकिस्तान जाने हैं। पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी, पाकिस्तान में इसकी एक प्रकार से तैयारी कर ली गई थी कि 26 जनवरी को ही जो प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के वो पाकिस्तान आएंगे। मुझे लगता है एक बहुत सही स्टेप किया है। बिल्कुल मेजर जनरल सिवाच जी, यही मैं अगली तरफ समझना भी आपसे यही चाह रही थी। देखिए, हमने 2024 में ही इन्विटेशन जो है वो दे दिया था, यानी निमंत्रण दिया था, आइए हमारे मेहमान बनिए, भारत के मेहमान बनिए, और ये हम हर बार करते हैं। कोविड के वक्त में जो नहीं हो पाया वो एक अलग विषय रहा, लेकिन ऐसे में देखें उसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, जबकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की तरफ से, वहां की तरफ से औपचारिक ऐलान था कि हाँ, हम भारत के बाद जो है पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान में भी खुशियां हो गई। भारत ने औपचारिक ऐलान नहीं भी किया, फिर भी अपनी नाराजगी जताई, और देखिए उस पर कार्रवाई भी हुई और उस पर भारत की बात को मानना पड़ा। भारत ने अपनी ताकत को यहां पर दिखाया है। सिवाच साहब, बिल्कुल, देखो किरण, ये समझना पड़ेगा कि भारत ने एक प्रकार से 2-3 मैसेज भेजे हैं। एक तो आपने बताया कि डिस्प्ले किया है अपनी इकोनॉमी पावर, अपनी मिलिट्री पावर, अपना दर्जा एस्टेब्लिश किया है। आज वर्ल्ड के अंदर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ल्ड में हर कोई समझता है कि आज जो भारत की एक प्रकार से क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड में। और इंडोनेशिया को अगर आप देखें तो उसके साथ भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक तो कल्चरल है, हिस्टोरिकल है, बरमोज मिसाइल लेने की बात कर रहे हैं। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं जो सार्क के जो एक प्रकार के मेंबर्स हैं इस एशियान के, वो भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। और सच्चाई यह है कि जब से हमने ये साफ सुथरे शब्दों में बताया है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ उनके रिलेशन नॉर्मल नहीं है, और इसकी वजह है जो आतंकवाद पाकिस्तान पैदा करता है। और जो भी कोई वीआईपी आता है, लास्ट आप 7 से 8 साल देखें, वो कोई भी वीआईपी जो ये नहीं करता इसको कंबाइन करे, भारत में आए फिर पाकिस्तान में। अभी जो सऊदी के प्रिंस आए थे, जो मोहम्मद बिन सलमान, उनको भी भारत से वापस जाना पड़ा और वहां जाके फिर वो एक दिन के बाद वो पाकिस्तान में आए। तो ये सच्चाई है। एक मैसेज भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है वर्ल्ड के अंदर, और ये इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि आपकी स्थिति देखें और पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान के अंदर कोई जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान एक भूखा देश है, इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट है। आप जी, एयर मार्शल ओपी तिवारी जी, आपके पास हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। देखिए मेजर जनरल सिवाच जी ने भी इसको रखा कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने देने की जो कोशिश की वो हमने उसको डिलीवर भी किया, और कहीं ना कहीं उस पर जो है अब मुहर भी लग गई है। हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ये कोई पहला दौरा नहीं, इससे पहले भी 1950 से अगर देखें तो अब तक 3 इसी तरह से दौरे जो है वो भारत में आ चुके हैं, और यहाँ पर एक बातचीत जो है इंडोनेशिया और भारत को रिश्तों
रिश्तों को मजबूत बनाने को लेकर के हो चुकी है। ऐसे में इतना बड़ा मुस्लिम देश वहां पर इस तरह से अपनी मांग को रखना, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में चीजें रखना, जबकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुस्लिम देश अपने दूसरे मुस्लिम देश के साथ भाई वाला रिश्ता निभाता है, लेकिन इन सब के बीच में भारत ने वो अपनी जगह बनाई है जहां पर पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया जाता है। और इंडोनेशिया इतना ताकतवर होने के बाद भी यहां पर भारत की बात मानता है। ये किस तरह से देखें और हम अब किस लेवल पे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? सर आपको अनम्यूट करना होगा। देखिए, मुस्लिम देश तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुस्लिम जनरली जो 15-20% जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ तो नहीं है सारे। इंडोनेशिया का जहां प्रश्न है, इंडोनेशिया मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम्स इंडोनेशिया में ही है, लेकिन इंडोनेशिया बार बार कहता है कि हमारा कल्चर जो है और जो हमारा पुराना जो है रिश्ता जो भारत से ही है, तो भारत की संस्कृति नहीं भूलना चाहते हैं। अभी आप देखोगे कि गायत्री मंत्र का वो गाना भी पब्लिश करते हैं। तो इंडोनेशिया ने हमेशा ये लिंक भारत के पुराने जमाने से लिंक हमेशा रखा हुआ है। और ये इंडिया में भी आते हैं, अपना एक रामायण दिखाने की टीम एक लेके आते हैं जब दिल्ली में प्रोग्राम होता है। तो इंडोनेशिया का कल्चर बहुत तगड़ा रहा है। नाउ मैं कमिंग टू द सीधे पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत बहुत सारी चीजें बनाएगा। जैसे शिवाजी साहब बता रहे थे कि हमारे पास डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनने शुरू हो गए हैं, अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन देखिए, भारत के इक्विपमेंट्स का एक फायदा है अवश्य, क्योंकि यो नाटो से या यूरोप के कई और कंट्री जो बनाती हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अब भारत का जो है भले क्वालिटी भले 100% ना हो, लेकिन जहां तक रेट का सवाल है मस्ट बी क्वाइट सस्ता होगा। तो ये जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडोनेशिया है, ये सब इनके फेवर में जाएगा जब भी खरीदना चाहेंगे। अब जहां तक पाकिस्तान की बात सवाल है, देखिए एक मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये लोग कोई भी देश, इंडोनेशिया ने तो बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को पाकिस्तान से डिटैच किया। कोई भी देश जो पाकिस्तान जाना चाहेगा, मिलना जाना चाहेगा, जिस तरह का पाकिस्तान का इमेज बनाने में इंडियन पॉलिसी सक्सेसफुल रही है और बाकी विश्व जो समझ गए हैं कि एक खाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने वाला एक देश है, तो इसका एक मतलब डायरेक्टली यही जाता है कि जब भी कोई पाकिस्तान जाएगा वो टेररिस्ट एक्टिविटी को मैं नकार तो नहीं रहा, भले सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन टोटली नकार नहीं रहा। इसका मतलब एक टैसिट मतलब सपोर्ट, अंडर से थोड़ा सपोर्ट है। तो इस इमेज को क्लियर करने के लिए बाकी जितने भी देश हैं थोड़ा बहुत उनको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि इंडोनेशिया का भी एक ये जो स्टेप है पाकिस्तान न जाना, ये देश को बाकी दुनिया के बाकी देशों को भी जो भविष्य में इंडिया आएंगे और पाकिस्तान से हमें मतलब रखना है कि नहीं रखना है, उनको बार बार सोचना पड़ेगा। इसमें जीत बिल्कुल सही है कि इंडियन डिप्लोमेसी की है। जी, डिप्लोमेसी सर मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आपने कहा है कि देखिए एक ट्रस्ट, ये ट्रस्ट नहीं पाकिस्तान के साथ किसी भी देश का जो है उतना नहीं बन पा रहा है। ऐसे में आपने ये भी बात कही कि देखिए वहां टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में हम पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री क्यों नहीं घोषित कर देते हैं और बाइकॉट क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों हम इन चीजों को लेके चल रहे हैं? ना हमारा ट्रस्ट है, ना हम व्यापार सही से कर पाते हैं। वहां से देखिए टेररिज्म जो है कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया को जो है इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं कि कर देना चाहिए, लेकिन इसके कई और भी कारण हो सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी भले ही ना हो, लेकिन कई देश के सामने आने चाहिए, हमें भी ले लेना चाहिए। लेकिन हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है, देश की सिचुएशन, उसको ध्यान रखते हुए हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट इस स्टेप में आगे नहीं बढ़ रही हो, लेकिन ये इनडायरेक्टली से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट अवश्य कर रही है कि सारे देश का इसकी तरफ सुधार जाए। और जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी इजराइल के पास हुई और कई कंट्री वो सीरिया कर रहे हैं, उन सब की तरह से अगर एक्टिविटी बढ़ती रहेगी तो हो सकता है आप जो सजेस्ट कर रहे हैं ये स्टेप्स आएगा और पाकिस्तान को लोग डिक्लेयर करेंगे और इंडिया ही नहीं पाकिस्तान भी बायकॉट करेंगे। और जब पाकिस्तान ये समस्या से झूल रहा है, देखिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान से प्रॉब्लम शुरू होगी, पाकिस्तान यहाँ अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि इंडिया की प्रॉब्लम करे। तो पाकिस्तान की जो मल्टीफेरियस जो एक्टिविटी है इंडिया में और बाकी जगह टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने में, वो कब तक सक्षम रहेगा ये कहना आगे तक नहीं चल सकता। इस एक्टिविटी से उसको खुद भी फेस करना पड़ रहा है। अब अफगानिस्तान बॉर्डर से जहां सोचता था कि फिर अच्छे संबंध हो जाएंगे, वहां पर भी जो उनकी एक टीपीपी जो एक्टिविटी जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में अनरेस्ट बनाने की कोशिश कर रही है, वो अफगानिस्तान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर पहले कहते थे खाली ईस्ट पे ही इंडिया से ही थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उनका वेस्ट बॉर्डर भी एक्टिव हो गया है। तो पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है, पाकिस्तान की जो
प्रो मतलब एंटी इंडिया या कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी पैदा करके देश को नीचे दिखाने की ये कोशिश जो है, ये जो एटीट्यूड है, ये दूसरे देश समझ गए हैं और ये समझते हैं कि जो एक देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी सपोर्ट कर सकता है। हमने देखा भी कैसे उसने अपने उसको ओसामा बिन लादेन को छिपा कर रखा था, अमेरिका को फॉलोइंग पता चला, उसको क्रिएट किया। तो पाकिस्तान के ऊपर किसी का भी विश्वास नहीं है, टोटल ट्रस्ट डेफिसिट है एज फार एज टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट सपोर्ट एंड टेररिस्ट फंडिंग इज कंसर्न। इसमें तो उनका इसमें भले थोड़ा समय लगे, लेकिन भारत की कूटनीति की जिस तरीके चल रही है, आई एम श्योर इस समय में सक्सेसफुल हो पाएंगे कि हम पाकिस्तान को इस एक्टिविटी से पूरे देश में, पूरे विश्व में आइसोलेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे हम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ये कह सकते हैं कि आप हमारे बाद जो है पाकिस्तान का दौरा नहीं कर देंगे, और इस बात को वो मानते भी हैं। हम यहाँ पर देख लीजिए तो तालिबान के साथ एक वर्केबल रिलेशन में है, जहाँ पर पाकिस्तान के साथ तालिबान का जो है एक रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, जबकि 2001 से और उसके बाद अभी अफगानिस्तान में तालिबान की मदद पाकिस्तान ने जबकि की थी। तो हमारी कूटनीतिक जो तस्वीर है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर देखने को मिलती है। AK शिवाजी आपके पास आएंगे, मेजर जनरल AK शिवाजी। और देखिए आपने कहा है, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो है रिश्तों को मजबूत बनाएगी। खास तौर से मैं देख रही थी क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब औपचारिक ऐलान कर दिया गया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो आने वाले हैं, हम काफी आर्थिक स्थिति से लेकर के अन्य चीजों पे जो हम बातचीत करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, हम अपनी इकोनॉमी को भी ठीक करेंगे, लेकिन पानी फिरता हुआ नजर आया उसके ऊपर में। क्या हम ये माने कि ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी जरूरत इंडोनेशिया को है, और ऐसे में ये देखिए कि भारत उसका जनक, यानी कि यहां पर वो बनता है और कहीं ना कहीं बहुत कीमत पे, कम कीमत पे, जिस तरह से अभी देखिए सर ने भी ये बात कही है, तिवारी सर ने, कि कीमत जो है उसकी बहुत कम रहेगी। ऐसे में कई सारी चीजें जो है अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर में मजबूती आ सकती है। हाँ बिल्कुल, देखो किरण, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि इसको बोलते हैं डीहाइफेनेटिंग। हमने अपने रिलेशन को डीहाइफेनेट कराया है पाकिस्तान के साथ। हमने बार बार ये चीज बताई है कि जब भी कोई VIP हमारे पास आएगा तो वो पाकिस्तान के साथ ना जाए, क्योंकि हम उस दर्जे में नहीं आते जहां पर आप लिंक करते हो भारत को और पाकिस्तान को। इनके दर्जों में बहुत फर्क है। भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान एक टूटने के कगार पे। अब बात आती है कि इंडोनेशिया ने ऐसा क्यों किया। अगर आप मैं ध्यान ले जाऊं अपने व्यूअर्स का, बीच में थोड़ा सा समझना चाहूंगी। आपने डीहाइफेनेशन जिस नीति की बात की है, हमने आई थिंक हाल फिलहाल में ही लागू की है शायद, क्योंकि देखिए पहले अमेरिका, खाड़ी देश के सब दोनों एक जगह ही ट्रैवल किया करते थे, यानी भारत के बाद पाकिस्तान। और देखो ऐसा है कि हमने जो डीहाइफेनेटिंग की जो पॉलिसी की है, क्योंकि हमारे अंदर अब वो क्षमता और ताकत है, इकोनॉमिक पावर भी है, मिलिट्री पावर भी। पहले हमारी इतनी पावर नहीं थी, तो कोई सुनेगा भी नहीं आपकी और हमारी बात। तो सच्चाई यह है कि ये लास्ट 10 साल में 2 दर्जा हमारा बढ़ा है और हमने एक प्रकार रस्ते नाते तोड़ लिए हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो टेररिस्ट स्टेट है और दूसरे देश इसको अब जो एक प्रकार से ऑनर करते हैं। अब आपने ये, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इंडोनेशिया ने जब पता है कि हमने डीहाइफेनेट कर दिया है, तो इंडोनेशिया ने प्लान कैसे किया था कि भारत के बाद वो पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने अपना 2018 में जब हमने अपने रिपब्लिक डे परेड में जो हेड ऑफ स्टेट जो एशियन 10 कंट्रीज हैं उनके बुलाए थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, उसमें इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। अब सच्चाई यह है कि उस टाइम वो अकेले नहीं थे, 10 थे, तो उनके ऊपर फोकस नहीं था। इसलिए भारत ने उनको समझाया गया कि जो अभी हमारी पॉलिसी डीहाइफेनेटिंग की है, हम इनसे रिलेशन नहीं, और इससे रॉन्ग मैसेज आता है कि आप क्लब कर रहे हैं भारत की कैपेबिलिटी और पाकिस्तान की। जब 2018 में हुआ तो ही वाज वन ऑफ द गेस्ट, क्योंकि 10 गेस्ट थे, तो ये बात समझ आई इंडोनेशिया को। अब बात आती है भारत और इंडोनेशिया के जो रिलेशन है। देखो हो क्या रहा है कि इंडो पैसिफिक के अंदर चीन जो है एक दबदबा बना रहा है। उसकी प्रॉब्लम जो है अगर आप देखें जी है, उसकी प्रॉब्लम जो है एक प्रकार से ताइवान के साथ भी है, उसकी प्रॉब्लम जापान के साथ भी है, काकू आइलैंड लेके। तो सच्चाई यह है कि इन सभी कंट्रीज को इंक्लूडिंग वियतनाम हथियार चाहिए। और आज की तारीख में भारत जो एक पॉलिसी है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम आज 25 लाख करोड़ जो हैं
हम भारत समान जो डिफेंस का बना के बेचने की काबिलियत में पहुंच गए। तो हम क्या बेच रहे हैं इंडोनेशिया को? फिलीपींस ने और वियतनाम ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल ले ली। ब्रह्मोस मिसाइल उस दर्जे की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल इन द वर्ल्ड है, और वो जॉइंट प्रोडक्शन से बनी है भारत और रूस की। उसको खरीद रहा था फिलीपींस भी, लिया भी इंडोनेशिया। स्वाति रडार ले रहे हैं। उसके बाद आप ये सोचे 4-5 चीजें, तेजस मार्क 1 की तरफ भी इन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया है। उसके बाद इन्होंने जो हमारी बाकी मिसाइल्स हैं उन पे भी ध्यान दिया, अग्नि, पृथ्वी, ये इनकी भी बात ही थी। तो इंडोनेशिया भारत के लिए एक बड़ी ह्यूज मार्केट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक तो है ही है। ये जितने भी एशियन कंट्रीज हैं इन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया भारत के हथियारों पे बिनस्पत अमेरिका, और उसकी वजह दो है। एक तो भारत को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, और भारत के जो वेपन सिस्टम है रिलायबल है और कंपेटिटिव प्राइस है। कंपेटिटिव प्राइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये क्या बात है, भारत जो क्वाड का मेंबर है, और मुझे लगता है ये जितने भी एशियन कंट्री हैं वो भारत के साथ बिजनेस और ट्रेड करना चाहते हैं। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, देखो पहले पॉलिसी थी हमारी लुक ईस्ट, मगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आने के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, और सागर आ गया है जो कि एक प्रकार से सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो इससे क्या हुआ है कि अब हम एक्ट ईस्ट मतलब इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन भी है, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप भी है, हमारी एक्सरसाइज भी होती है। और जब से हम क्वाड के मेंबर बने हैं, जिसके 3 प्रिंसिपल हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड। तो ये सारे के सारे एशियन कंट्री हैं, वो उसके अंदर आते हैं। तो उनके और भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। वो हमारे से मिलिट्री का इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, हमारे से बिजनेस और ट्रेड करना चाहते हैं। जो ट्रेड आज हमारे साथ इंडोनेशिया का है, वो समझ आ रहा है कि अगले 5 साल में उसको डबल किया जाएगा। तो आप देखें, विन विन सिचुएशन है। मगर ये बहुत अच्छी बात की जो मलेशिया में अब वो जा रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में, एक साफ सुथरा मैसेज पास किया। अब आप उल्टा देखें जी, ये क्या इंपैक्ट करेगा पाकिस्तान की साइड को, जहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत के बाद वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और अब बताया जाता है कि वो पाकिस्तान का दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया है, अब वो मलेशिया जा रहे हैं। तो अब देखो उनकी पोजीशन वर्ल्ड के अंदर क्या है। ये मैं नहीं कह रहा कि वो पहले ही अच्छी नहीं है, वो कटोरा लेके ही जाते हैं, एक टेररिस्ट स्टेट है, मगर सच्चाई ये है आज उनको शीशे में दिखा दिया कि उनकी असली जगह कहां पर है। जी बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे यहाँ पर एयर मार्शल ओपी तिवारी जी। और देखिए यहाँ पर कि हम ये माने कि भारत ने मुस्लिम देशों के अंदर में अपना जलवा दिखा दिया है। देखो, ये मैं जलवा और मुस्लिम देश से थोड़ा सा डिफर ये कर रहा हूं कि मुस्लिम देश और टेररिस्ट सपोर्टिंग मुस्लिम देश तो अलग अलग। जो प्योर मुस्लिम देश है, सऊदी अरेबिया के देखिए, जॉर्डन का देखिए, कतार का है, इन्होंने कभी भी ये पैलेस्टाइनियन रेफ्यूजी को अपने यहाँ आने नहीं दिया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। इस तरह कई इस्लामिक देश हैं जिनको अपने देश का ख्याल है, अपने देश की इकोनॉमिक स्थिति संभालनी है और डिफेंस स्ट्रेटेजिक ध्यान रखते हुए, ताकि हम कोई हमें तंग न कर सके, उनको मजबूत होना है। उनको जिसको भी मजबूत होना होगा वो भारत के साथ अवश्य ही आएगा। अभी जैसे तो साहब बोल रहे थे कि जहां तक जो भी सामान बेचते हैं, भारत के साथ एक फेथ लोगों के पास जरूर है कि भारत का जो सामान होता है, जो भी कहेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, एक्चुअली वही डिलीवर होगा और उसमें कोई एम्बार्गो या बैन नहीं लगता कि यहाँ यूज नहीं कर सकते, वो है यूज नहीं कर सकते। मैं इस पे उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे F-16 एयरक्राफ्ट थे। F-16 जब बने थे नए तो उसको बहुत बड़ा दिया गया था, बहुत बड़ा जहाज हो गया, लेकिन वो F-16 जो अमेरिकन एयरफोर्स के पास थे, वो वाले F-16 पाकिस्तान को नहीं मिले, जिसके ऊपर पाकिस्तान बहुत खुद रहा था और 1971 में उसको सफर करना पड़ा। ये समझिए कि ये जो विश्वास है, ये बाकी कंट्री का जो विश्वास है और जो ट्रस्ट है इंडिया के ऊपर, ये इस्लामिक देश, कई देश, तो मैं इस देश को इस्लामिक देश के ऊपर नहीं कहना चाहूंगा। इस्लामिक देश भी इस्लामिक है बिकॉज पॉपुलेशन मैक्सिमम इस्लामिक ही है, लेकिन वो देश इस्लामिक जो 20 से 30% जो इस्लामिक देश है, जो उनको कि टेररिस्ट में विश्वास करते हैं, उनकी वजह से वो अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे, बल्कि ऐसे देश के साथ अपना रिलेशन मजबूत करना चाहेंगे कि जिसकी मदद से
उसकी इकोनॉमिक स्थिति और डिफेंस की स्ट्रेटेजी है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षित रहे, तो अवश्य ही भारत के साथ आएंगे। अब भारत ये बार बार प्रूव करता रहेगा, दिखाता रहेगा, और इससे भारत का जो सर, आप इमेज है ये कह रहे हैं कि उनको देखिए अच्छा। पाकिस्तान के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर नहीं बना सकते आने वाले वक्त में। अब ये सीधे तौर पे इस एंगल में ही हम समझ के चले इसे कि पाकिस्तान किसी अन्य देश को जो है उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, एक बेस्ट मार्केट देने के लिए, क्योंकि भारत बहुत अच्छा मार्केट है किसी भी अन्य देशों के लिए, तो ये हम कहें कि पाकिस्तान इन सब चीजों में बहुत पीछे है। पाकिस्तान तो पीछे है ही। मार्केट क्या, वो तो सामान लेकर पैसे देने की कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वापस कर सके। तो कब तक कितना लोग उनको दे सकते हैं ये एक्सपोर्ट करके, पाकिस्तान पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जो अंदरूनी जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जिस तरीके से वहां कंफ्यूजन चल रहा है, जिस तरीके से बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सब लोग इकट्ठा करके, या इवन अंदर जो जितने स्टेट है जिस सब फाइट चल रही है, तो ये तो हमेशा ही उसका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत डाउन करता रहेगा। और वो पाकिस्तान मार्केट तो मतलब अफ्रीका के जो पुराने देश थे, जैसे बहुत गरीब देश है, पाकिस्तान की कुछ दिनों में ऐसी हालत होने वाली है। तो ऐसे देशों से बिजनेस करके कोई देश उम्मीद तो नहीं कर सकता। इसको तो खाली चैरिटी चाहिए। पाकिस्तान तो भविष्य में खाली दूसरों की चैरिटी पे ही कब जिंदा रहेगा। इसको तो आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। तो भले कोई भी देश हो, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ कौन संबंध बनाना चाहेगा? मेरे ख्याल से तो कोई संबंध नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल। AK शिवाज जी, आपके पास हम आएंगे। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम कह भी रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ बैठक हुई थी और बहुपक्षीय ये कार्यक्रम के दौरान में जो है ये यात्रा को लेकर के प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। लेकिन देखिए, अब तो जा ही नहीं रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया को हम कितने प्रगाढ़ तौर पे उनके रिश्ते को कितना स्ट्रांग हम आने वाले वक्त में दे सकते हैं, और कितना बड़ा सेटबैक है ये पाकिस्तान के लिए? हाँ, पहले तो किरण सेटबैक देखो, सच्चाई क्या है किरण, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है आज। वो एक लाफिंग स्टॉक है। आज उसके ऊपर कोई सीरियस नहीं लेता। जो मुस्लिम देश की बात आए, IOC में जो 57 देश हैं, वो भी आज इसको सीरियसली नहीं लेते। स्पेशली सऊदी अरेबिया, UAE, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं, पैसे लेता है। पाकिस्तान एक ही चीज एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड के अंदर, या तो वो टेररिज्म है या वो गधे हैं। जो अभी 54 लाख के करीब इनके पास जो है गधे पैदा हो गए हैं, जिसको ये चीन की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी खराब है कि उसको, और प्रॉब्लम ये है कि वो हर एक देश से एक प्रकार से लोन लेने की कोशिश करता है और वो उसको मिल नहीं रहा। वो कटोरा लेके जाता है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और सऊदी से, UAE से, चाइना से, और ये बाकी देश। तो इसलिए पाकिस्तान की हैसियत ठीक नहीं। जो देश आतंकवाद का गढ़ हो और जो इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहा हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, और चारों तरफ से घिरा हुआ आतंकवाद और सिविल वार की तरफ जाने वाला हो, तो कौन सा प्रेसिडेंट उनके पास आना चाहेगा? यह सच्चाई है। ये जो आप कहेंगे फिर ये आ तो रहा था, वो इसलिए आता है, वो थोड़ा सा मुस्लिम कनेक्ट है। मगर आज की तारीख में स्पेशली जो एशियन कंट्री हैं, वो एक इकोनॉमी को महत्व देते हैं। अगर आप देखें, जो ये 10 की 10 एशियन कंट्री हैं, इनका जो प्रेफरेंस है वो ज्यादातर आपका इकोनॉमी की तरफ है। और भारत ने इसको समझा, और अब स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद उसने जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया, और उसने ये कहा कि भारत जो है ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो एशियन कंट्री, इसमें हम हथियार दे सकते हैं, हम व्यापार कर सकते हैं, और इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। अब ये हथियार जो है, ब्रह्मोस मिसाइल है, स्वाति रडार है, तेजस मार्क 1 की बात हो रही है, उसके बाद नाग मिसाइल की बात हो रही है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि जॉइंट प्रोटेक्शन भी कर लेंगे। तो ये सच्चाई है, ये देशों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। और बात साथ साथ में हम और वो एक प्रकार से इकोनॉमी के भी जॉइंट कार्रवाई, हम एक बड़ी मार्केट है भारत, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो मुझे लगता है ये विन विन सिचुएशन है। ये एशियन कंट्री समझती हैं, और वो ये भी समझते हैं कि हम एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, और हम एक सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब जो बदलाव आया है इस पूरे के पूरे इस इलाके में। और पाकिस्तान तो आपको पता है उसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर मुझे लगता है अब भारत जो उसकी तरफ नहीं नजर आ रहा। भारत देख रहा है कि वो किस प्रकार से 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर से वो 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हो, अपनी इकोनॉमी को संभाले और अच्छा करे, और जो दूसरे देश हैं उनके
जी चलिए, तब तक आपके पास हम आएंगे सर ओपी तिवारी सर, हम आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि शिवाज सर का थोड़ा सा नेशनल ये जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए, जो भी बात कर रहे थे कि अब हमारा जो मेन क्लियर एजेंडा है, जो हम तस्वीर देख भी रहे हैं कि हमें थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करना है, बनना है। अभी हम 5th पे हैं, नंबर 5 पे हैं। ऐसे में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात भी मुझे याद आती है जब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए डेफिनेटली पड़ोसी हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी जैसे भी हो वो पड़ोसी ही रहते हैं, हम उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन हाँ अगर घात करेंगे तो हम उन पर पलटवार जरूर करेंगे, यानी अगर वो वार करते हैं तो हमारा पलटवार जरूर होगा। ऐसे में वो कुछ कहें कुछ करे, उस पर हमारी बात नहीं जाएगी या हम नहीं ध्यान देंगे। हम सीधे ध्यान देंगे कि हमें किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, किस तरह से लोगों के जीवन यापन को बेहतर करना है, किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है हमें बेहतरी के रास्ते पर जाना है। अब जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यहाँ पर इतना बड़ा ये फैसला ले लिया है, वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाने वाले हैं, ऐसे में हम ये देखें कि हम आने वाले दिनों में बहुत बेहतर करेंगे और इन सब में भारत का जलवा तो होगा ही, साथ ही जो हम कह भी रहे थे कि इंटरनेशनल फोरम पर हम एक बेहतर लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो अब इसके बाद हम ये पूरी उम्मीद कर लें। देखिए, इस बात से मैं पूरा सहमत हूं कि भारत जो है अब एक प्रगति पथ पर चढ़ गया है, अब पीस चलनी शुरू हो गई। जैसे भारत का जलवा आज से 800-900 साल पहले था कि भारत की 2-3 प्लस पॉइंट्स है, यहाँ इतने अच्छे रिसोर्सेज है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है कि भारत की जो प्रगति रोकी गई थी, जबरदस्ती रोकी गई थी, नॉर्मल स्टेज से भी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो तीसरा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, भारत के 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेजर अकाउंट हुआ करते थे। पहला था डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे, जीडीपी का एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता था। सेकेंडली डीजल, मतलब पावर, डीजल और पेट्रोलियम खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए बहुत पैसे जाता है। इसको रोकने के लिए 2 देशों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपने बना के, बेच के और अपनी इनकम बढ़ाएंगे, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी हो सके। दूसरा, जहां पर जिस तरीके से सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट दिया जा रहा है, ये सरकार जो बूस्ट कर रही है, ये इस जितनी तरीके से बूस्ट होगा उतना हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा, इंपोर्ट करने के बाद जो खर्च होता है वो कम हो जाएगा। तो जिस तरीके से इंपोर्ट पे जितने रेवेन्यू खर्च होंगे, तो ये हमारा सेविंग होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस तरीके से सक्षम होना चाहिए ताकि हमें कोई अटैक करे तो हम उसको तुरंत जवाब दे सकें। तो इंटरनल इस सिक्योरिटी, जैसे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को पूरा समझ में आ गया कि कुछ नहीं कर सकता। ना तो चीन का सवाल है, चीन भी हमारे ऊपर अटैक करेगा नहीं, लेकिन मतलब ये सिस्टम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भारत के साथ वो किसी भी तरीके से कोई भी चांस नहीं ले सकता और आगे नहीं आ सकता। जब ये शांति, अगर अपने बॉर्डर सिक्योर होते हैं और हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनके ऊपर अगर कॉन्फिडेंस हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, तो नेचुरली वो अपनी पोटेंशियल बढ़ा के जो भी ऐसी एक्टिविटी लाएंगे, ऐसा ग्रोथ लाएंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़ चुके। देखिए, जिस तरीके से हमारे लोगों को इस सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों, जिस तरह से हमारी वंदे भारत ट्रेन आई, एक आदमी पर विश्वास किया गया, वो इतने आगे बढ़ गई। जिस तरीके से हमारे कोविड के वैक्सीन बढ़े थे, जस्ट बिकॉज हमारे साइंटिस्ट भी वही थे जो कांग्रेस के टाइम पर भी थे। इन साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा पैदा किया और उन्होंने ऐसी वैक्सीन दवाई जो सबसे ज्यादा कामयाब हुई और भारत को अच्छा नाम लेके आई। तो ये भारत का जो है एक पटरी पर चढ़ चुका है, ये ट्रेन चल चुकी है, अब ये ट्रेन रुकेगी नहीं, और ट्रेन के रुकने में जो फ्रिक्शन आता है उसको कम करना है। ये देश और ये सरकार, मोदी जी पूरी भली बात अच्छे रूप से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मेजर जनरल शिवाजी, आपके पास देखिए, सक्षमता की बात यहाँ पर जो है तिवारी सर ने की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब हम सक्षम हैं दुनिया को बताने के लिए, दिखाने के लिए। देखिए, हम जो कहेंगे वो करके रहेंगे और आपको हमारी बात माननी होगी, और वो तस्वीर भी हमें दिख रही है। चाहे वो किसी भी अमेरिका से देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, क्योंकि रशिया के जब युद्ध यूक्रेन के साथ हो रहा है, तो ऐसे में अमेरिका ने काफी बार कहा कि भारत को इस रशिया के अगेंस्ट में जाकर के बोलना चाहिए। भारत ने कहा नहीं, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त है। देखिए, ना हाँ, लेकिन बीच का रास्ता यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने निकाला। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, हम ये सक्षमता
टेररिज्म को लेकर के क्यों नहीं दिखा पाते? क्यों जब हमारे यहाँ पर टेररिस्ट अटैक इतना होता है हम उससे एकदम छलनी हो जाते हैं, और वहां पर जब अन्य देशों से हमें सपोर्ट की जरूरत होती है कि आप एक स्वर में ये कहें, ये पाकिस्तान को बताएं कि आप इस तरह से टेररिस्ट नहीं यहाँ बढ़ा सकते हैं, नहीं अटैक करा सकते हैं, आप उन्हें नहीं जन्म दे सकते हैं, वहां पर हम कहाँ कमी हो जाती है हमारी तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, पहले आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि देखो भारत की जो कूटनीति की जीत कैसे है और कैसे हम निकले इसमें से। आप देखें 2019 के अंदर जब ईरान डील से अमेरिका निकल गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट थे फर्स्ट टाइम में, तो काटसा लगा दिया था, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो हम 28% ऑयल लेते थे ईरान से। ईरान का जो ऑयल था वो सस्ता था क्योंकि उसके अंदर इंश्योरेंस इनबिल्ट थी। क्योंकि काट सा लग गया, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी अमेरिका ने, तो हमें वहां से 0% करना पड़ा। आप देखें कितना फर्क पड़ा। और उसके बाद हमने उनको एक बातचीत करके ये कहा चाबार पोर्ट पे आप इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाएं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेगा जो सेंट्रल एशियन स्टेट और जाए। तो जो अमेरिका मान गया था। मगर अब देखें बदलाव, ये 4-5 साल में क्या बदलाव आया कि जब रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई तो बहुत प्रेशर आया भारत के ऊपर, अमेरिका का भी और यूरोपियन देश का। एक तो जो आप बता रहे थे कि वो एक प्रकार से रशिया को कटघरे में खड़ा करें कि उसने यूक्रेन पे हमला किया है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, उन्होंने कहा कि आप वहां से ऑयल नहीं खरीदें। और तो भारत ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जो ऑयल और गैस रूस की यूरोप में जा सकती है तो वो भारत में क्यों नहीं जा सकती, भारत को भी अपना नेशनल इंटरेस्ट। तो ये पहली बार ऐसा करके दिखाया भारत ने कि अमेरिका को बोला कि पहले हमारा नेशनल इंटरेस्ट आता है। आज हम 32% जो है ऑयल जो लेते हैं वो रूस से लेते हैं, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, और वो भी रूपी रूबल के मेल मिलाप पे। तो देखें कितना फर्क आया है। आज भारत की काबिलियत और क्षमता और शक्ति कितनी है, ये बहुत समझना चाहिए कि कहां से हम अब किस दौर पे पहुंच गए। अब बात आती है, कोई कहता है रशिया यूक्रेन की तरफ आपने किस तरफ की तरफ खड़े थे? हम खड़े थे पीस की तरफ। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा था कि हम चाहते हैं शांति से कोई बातचीत से कोई सलूशन निकलना चाहिए, उन्होंने बल्कि जो अपने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार दिस। तो इसलिए ये कहना कि हम यूक्रेन की तरफ हैं और रूस की तरफ हैं, ये नहीं था, हम शांति की तरफ थे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज भारत ने भेजा था, और भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो किया जो करना था। और यही आज वर्ल्ड के अंदर बहुत कंट्रीज भारत का उदाहरण देते हैं कि भारत की जो नेशनल पावर इतनी है, उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट का आज के तारीख में बहुत ज्यादा भरोसा है, और वो करते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में। जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि अब जिस प्रकार से भारत के रिलेशनशिप हो रहे हैं, भारत ने पहले 70 से 75% डिफेंस का इक्विपमेंट स्पेशली हम बाहर से खरीदते थे, वो ज्यादातर रूस से खरीदते थे। और उसके कारण होता क्या था कि हमारे पास अपना पैसा नहीं रहता था डेवलपमेंट के लिए। जिस गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हम ज्यादातर हथियार खुद बनाएंगे, 60 से 65% हथियार अब हम खुद बनाने लगे हैं, और जो हथियार हम नहीं बना सकते उसके हम जॉइंट प्रोटेक्शन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एग्जांपल दूंगा, M777 हमने लिया अमेरिका से, जो कि सबसे अच्छी गन है, उसको आज बना रहा है आपका महिंद्रा एंड डिफेंस। K9 वज्रा हमने जो लिया, एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जो हमने साउथ कोरिया से लिया, उसको L&T बना रहा है। हमने अब जो तेजस मार्क 1 के लिए इंजन ले रहे हैं G4 414 और 404, उसकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। आज की तारीख में अमेरिका जो किसी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करता था, आज वो हमारे साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार है। यही अगर आप देखें NSA जिसका टेन्योर खत्म हो रहा है जो बाइडेन का, आप लास्ट में भारत को मिलने आया है जैक सलिवन, जिस प्रकार से उसने भारत के साथ बातचीत की है उसका बड़ा महत्व है। किस प्रकार से आज वर्ल्ड के अंदर भारत का दर्जा है, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी चाहिए। अब जो बात आती है, कोई भी इक्विपमेंट है वो अब हम जाके बाहर से नहीं खरीद रहे, उससे क्या होगा, हमारा जो
प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया। पहले हम बाहर से खरीदते थे, आप कहते मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यही नहीं हम अपने लिए बनाएंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे। ये बदलाव जो है ये दिखलाता है, बिल्कुल ये बदलाव दिखाता है कि भारत कितना यहाँ पर मजबूत है। तिवारी सर आपके पास देखिए, अगर पूरे इस चीज को हम देखें, जो अभी तक हमने बातचीत की, चर्चा की, या फिर कई दिनों से जो हम लगातार पाकिस्तान से जुड़ी चीजें दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए किस तरह से टीटीपी अटैक कर रहा है, ऊपर से उनके खुद के जो 16 से 18 के करीब इंजीनियर्स हैं वो उठा करके वो लेकर के चले गए। अब उसके बाद शर्तें भी रख दी हैं। यहाँ देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उनके यहाँ नहीं आ रहे, यूरेनियम चोरी हो जा रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान को क्या संदेश दे रहा है, क्या बता रहा है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान लगातार पीठ थपथपाता है, इस तरह के डिनायल मोड में रहता है कि देखिए कुछ भी खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन है कुछ भी नहीं। आवाम कहीं ना कहीं परेशान है। आवाम को देखिए दूसरे देश जाते हैं तो वहां से भगा दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। खुद उनके सबसे अच्छे दोस्त चीन के तरफ से भी यही कार्रवाई की जाती है पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर में। ऐसे में अपनी पीठ थपथपाने वाले पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा मैसेज है कि अब तो सुधर जाओ। देखिए पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस सिचुएशन में उन्होंने टेक ओवर किया। इसके पहले इमरान साहब थे, उन्होंने कहा कि हम अपने रूम के, अपने ऑफिस का सब बेच के हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश ऐसे नहीं सुधरता, एक नेता नहीं सुधर सकता, ओवर ए पीरियड टाइम सुधरता है। जब वहां 2-3 पैरेलल सरकार चलती रहती है, एक उनकी फौज अलग चलाती है, आईएसआई अलग चलाती है, आईएसआई का एम कुछ अलग है, फौज का कुछ एम अलग है, और देश के नेताओं का पॉलिटिकल एम कुछ अलग है। तो इनमें कोई सामंजस्य उस देश में है ही नहीं। तो जिस तरीके से कंफ्यूजन हमने 1971 के बाद जो वॉर के पास हुआ था और काफी बढ़ गया टिल 71 तक, ये भी कहना मैं चाहूंगा कि उस समय भी इनकी ग्रोथ काफी ठीक थी, हमसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। लेकिन 71 के बाद से जो इनकी इंटरनल कंफ्यूजन शुरू हुआ, जो उन्होंने कहा कि हम देश को, भारत को ऐसे नहीं हरा पाए, हम टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में और पूरे देश में तंग करके उनको हराने की कोशिश करेंगे। उसमें ये काफी सक्सेसफुल हुए। जिस तरीके से टेरर एक्टिविटी हमारे देश में होती रही, खर्चा लोग मरते रहे और सरकार ने कोई अप्रोप्रिएट कदम नहीं लिया, बिकॉज उनका क्या पॉलिटिकल विजडम था, क्यों नहीं लिया, इस पर डिबेट करना तो अभी मुश्किल है। लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब होती चली गई। पाकिस्तान की ग्रेजुअली धीरे धीरे, अब जिस तरीके से अगर बाहर से पैसा नहीं आएगा, अंदर कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और अंदर से आएगा तो जो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कुछ इनके पास फर्टाइल लैंड है जहां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सब भी ठप पड़ गया है। और इंटरनल इशू, ये भगवान कहते हैं ना कि तुम दूसरे के घर में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहोगे तो अपने घर में ही होगा, वही हालत है। इन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा हम लोग कितने साल से सफर कर पा रहे हैं, हम लोग कोशिश करते जा रहे थे कि टेररिस्ट एड्रेस किया जाए। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने ये इशू रेज किया था कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन उस समय लोगों को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्यों अफेक्टेड केवल इंडिया ही थी। जब टेररिस्ट एक्टिविटी का इफेक्ट अमेरिका के ऊपर पड़ा, तब जाके लोगों को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और ये टेररिस्ट एक्टिविटी, टेरर फंडिंग, जब तक पाकिस्तान या जब तक टेररिस्ट पैदा, जैसे शिवा साहब बोल रहे थे कि इनकी मेन इंडस्ट्री है टेररिज्म और जो ड्रग की बात कर रहे थे, तो टेररिज्म जब तक बनाना, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट में और जहां भूखमरी है, वहां के लोगों को आसानी से टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है। वहां लोग इसी खुशी में होते हैं, मैं तो मर गया लेकिन मेरे फैमिली को अगर 10 लाख मिल गया तो कुछ दिन तक काम चलेगा। तो जब तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, ये टेररिस्ट एक्टिविटी चलता रहेंगे और ये कम्युनिटी इफेक्ट होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी और हालत खराब होगी। और टेररिस्ट एक्टिविटी को धीरे धीरे क्रश वही किया जाएगा जब तक कि बाहर से, जैसे चाइना थोड़ी बहुत, मैं श्योर हूं, कुछ फंडिंग करता ही होगा इंडिया में पैसे भेजने के लिए, कि बाहर से जब सारी फंडिंग खत्म होगी, जब क्रश हो जाएगा, तब तो हो सकता है पाकिस्तान दोबारा सुधरे।